Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, as you know very well that last time we had started the last unit of the physical chemistry, that is chemical kinetics. Okay, very short and very important units. Okay, next today we are going to start the remaining topic of the chemical kinetics. In the previous video, we had seen about the introduction, rate law, order of reaction, molecularities, okay, molecularity of the reactions. Okay, now next very important topics today we are going to discuss, that is integrated rate law. Okay, याद होगा शायद आपको, कल हमने देखे थे रेट लॉ. ओके, रेट लॉ बताता क्या है? व्हाट इज द रेट लॉ? The rate of the chemical reaction. क्या बताता है रेट लॉ? The rate of the chemical reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant raised to power sum. ठीक है, ये हमने वहां पर स्टेटमेंट देख लिए थे. अब उसी को मैथमेटिकली किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी उसके लिए डेरिवेशन किस तरीके से देखेंगे हम, वो देखना है अपने को आज. ठीक है, ओके, तो चलिए आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ओके, चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े हमने. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते किसको है? ओके, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose concentration change during the chemical reaction, इस तरीके से डिफाइन किए थे. या फिर द रिएक्टेंट whose concentration change during the chemical reaction, या फिर द concentration of the molecules, या फिर reactant by which the rate of reactions can be determined. यानी वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो केमिकल रिएक्शन के टाइम में चेंज होती है उसी को कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है तो उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कोई दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होंगे, इसको कहा जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ऐसे अगर कोई तीन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है इसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. और ऐसी भी रिएक्शन होती है जो किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ओके, ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किससे जाएंगे हम? द रिएक्शन whose rate does not, the reaction whose rate depend on the concentration of only one reactant, यानी जिसका रेट किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा, ऐसी रिएक्शन कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, कंसीडर अ रिएक्शन दैट इज ए कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. अब ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसी के बेस पर इसके लिए हम रेट लॉ लिख सकते हैं. रेट इज इक्वल टू constant K and concentration of reactant raised to power sum. अब यहां पर सम क्या है हमने क्लियर कर दिया. एक रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है इसकी पावर कितना है? 1. और 1 को लिखे नहीं लिखे कोई खास बात नहीं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शंस. कंसीडर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इसी रिएक्शंस के लिए मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, जैसे कि हमने सबसे पहले देखे कल, इसके लिए लिख सकते हैं हम रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम्स dt. ठीक है, ओके, ये माइनस का साइन क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट हमने कल देखे. ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. आप देखें इक्वेशन नंबर 1 भी रेट के लिए लिखी है, इक्वेशन नंबर 2 भी रेट के लिए. जब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कंबाइन करने के बाद दोनों इक्वेशन माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, ए को इधर लेकर आना है,
ओके, काय के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में dt को उधर लेके जाना है, मल्टीप्लाई में डिवाइडेशन उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ओके, और माइनस से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k, जिस तरीके से उसी तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज कंसंट्रेशन A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। ओके, उधर से आ रहे हैं इधर, क्या हो जाएगा माइनस, ओके k, ये dt इधर चले जाएगा इनटू dt। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। ओके, नाउ अब क्या करना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, स्मॉल चेंज को लार्ज चेंज में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, आफ्टर द इंटीग्रेशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए लिमिट चाहिए अपने को। ओके, तो लिमिट्स किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है हमारा, वो लेंगे हम कंसंट्रेशन एट द टाइम 0, ऐसा पढ़ा जाता है। यानी जब टाइम t होगा तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 नहीं कहेंगे, कितना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा ना, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, और रिएक्शन धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है कुछ टाइम के बाद, यानी अगर टाइम t हो जाए, कुछ टाइम हो जाए, तो उस टाइम में जो कंसंट्रेशन होगा हमारा होगा कंसंट्रेशन एट द टाइम t। ठीक है, तो हमारे टाइम के लिए लिमिट आ गई 0 टू t। ओके, और कंसंट्रेशन के लिए लिमिट आ गई हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को कंसंट्रेशन की लिमिट्स लेंगे, टाइम्स के लिए टाइम्स की। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन वाले टर्म्स है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, concentration of A upon initial concentration, okay, is equal to, okay, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट के बाहर, माइनस k इंटीग्रेशन 0 टू t। टाइम के लिए क्या लिमिट लेना है, देखो 0 टू t। ओके, एंड dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, यहां से मैथमेटिक्स है सब। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है, ln यानी नेचुरल लॉग। ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, लिमिट्स लगाएंगे इसमें, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम t। ओके, इज इक्वल टू माइनस k। ओके, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी t माइनस 0। ओके, तो फाइनल नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे वाली, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ln कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम t माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ A एट 0 टाइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस k, तो यहां से क्या आ जाएगा फिर से t, यानी माइनस kt। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये दो ln यानी नेचुरल लॉग के साथ अगर कोई चीज सिंगल माइनस में हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक ही लॉग के साथ में डिवाइडेशन के अंदर लिख सकते हैं। यानी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, ln, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, जो माइनस इनिशियल है वो कहां जाएगा, डिवाइडेशन के अंदर। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम t अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम 0। ओके, माइनस इज इक्वल टू माइनस kt। ठीक है, अब यहां पे रीअरेंज करना है इक्वेशन को, किस तरीके से करेंगे, ये माइनस का साइन हटाएंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। ओके, ये डिवाइडेशन वाली कहां चली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन वाली कहां जाएगी, डिवाइडेशन में। यानी एक काम ये होगा जिसकी वजह से साइन माइनस के हो जाएगा प्लस में, और उसी टाइम पे क्या करेंगे, t को इधर शिफ्ट करेंगे, तो t वहां पर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इधर आने के बाद में क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन। ओके, तो फाइनली बच गया हमारे पास k। ओके, जो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा फ्लिप, उधर से t आने के बाद में क्या हो जाएगा, वो अपॉन में, तो 1 अपॉन t। अब यहां से क्या होगा, ln। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम t। समझ में आ गया, बस यहां पर थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, इसको याद रखना है कि किस तरीके से होता है। ठीक है,
ओके नाउ अब ये जो ln आपको पता है किसके लिए, नेचुरल लॉग के लिए, और हम हमेशा जो लॉग यूज करते हैं वो नेचुरल लॉग नहीं क्या करते हैं, log टू द बेस 10, और जब भी नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 से रिप्लेस किया जाता है तो एक फैक्टर होता है, ओके और वो फैक्टर होता है 2.303, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा k is equal to 2.303 अपॉन t, अब लिख सकते हैं नेचुरल लॉग के बदले यहां पर क्या, log टू द बेस 10 and the concentration of A at the time 0 upon the concentration of A at the time t. This is our final equation. Integrated rate law for the first order reactions. Okay. अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्या करना है हमको, इसको देख लीजिए, एक एक चीज क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर पूछते हैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको क्या करना है, यहां पर इस इक्वेशन को अगर हम एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, जैसे एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग यहां से कैंसिल, यानी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम t अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम 0 इज इक्वल टू, ये कहां चले जाता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चले जाता है, e माइनस k इनटू, ओके इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके नेक्स्ट इससे और हम किस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, अगर कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम t कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम 0 इनटू E माइनस k इंटू t, तो सेकंड फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके और अगर कंसंट्रेशन की वैल्यूज दी हुई हो, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ हो, ओके और x टाइम में जितना कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ वो भी दिया हुआ हो, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ओके तो ये इक्वेशन देख लीजिए किस तरीके से बन जाएगी, आपको पता है ये क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A at the 0 times यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है यहां पर फाइनल टाइम का कंसंट्रेशन, कंसीडर कर लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन A है, स्मॉल a, ओके एंड जो x टाइम के बाद में रिड्यूस हो रहा है वो x हो रहा है, तो x टाइम में कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, A माइनस x, तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी देखिए, k is equal to 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10, ओके A अपॉन A माइनस x, क्लियर, ओके तो इस तरीके से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके नेक्स्ट अब देखना है, देखो इसके लिए यूनिट फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो इसलिए आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन से कैंसिल होगा, ओके क्या बचेगा यहां से सिर्फ t, और टाइम के लिए यूनिट क्या लेते हैं हम, टाइम इनवर्स लिखिए या फिर सेकंड में काउंट कर रहे हैं अगर तो सेकंड इनवर्स, या मिनट में काउंट कर रहे हैं तो मिनट इनवर्स, या और सेकंड में काउंट कर रहे हैं तो और इनवर्स, ठीक है तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, okay second point for this reactions, okay half life period for the first order reactions, okay यानी अगर reactions half life period क्या होगा कि एक reactions है जो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए half life period क्या होगा 5 मिनट्स, ओके तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन किस तरीके से होगा क्या होगा वो देखना है अब तक, ओके तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ओके तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ओके तो क्या होता है k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 and concentration initial upon concentration final, ठीक है ओके तो ये जो सारी चीजें थी ये कब थी कि जब टाइम जो था t is equal to क्या था 0 था, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था एट द टाइम 0, तो कंसंट्रेशन इनिशियल था, ओके और अगर टाइम कुछ टाइम हो गया यानी t is
इक्वल टू टी हुआ यानी कुछ टाइम हुआ, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन था क्या था एट द टाइम टी, बस चेंज देखिए क्या है, जब जीरो था तो कंसंट्रेशन जीरो, ओके जीरो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, जब कुछ टाइम टी हुआ तो उस टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन। ओके हमको क्या करना है, हम बात करें टी हाफ के लिए, यानी टाइम कितना हो जाए टी हाफ। ओके तो उस टाइम पे जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ओके फाइनल के टाइम पर यानी टी हाफ पर कितना हो जाएगा, कि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका हाफ। ओके ये समझ नहीं होगी अगर आपने तो अगला पॉइंट समझ आ जाएगा। ओके ये इक्वेशन कब लिखे हमने, उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन इनिशियल था, जब टाइम टी हुआ तो कंसंट्रेशन फाइनल था। ओके मगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर टी हाफ हो, टाइम क्या हो हाफ हो, तो अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ओके और उसके लिए जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है मान लीजिए कि वो 10 है, अगर रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, ओके तो हाफ टाइम के बाद में यानी 5 मिनट के अंदर कंसंट्रेशन कितना रहेगा, इनिशियल के हाफ। तो बस वैसे लिखना आपको यहाँ पर क्या है, जब टाइम टी होगा हाफ होगा तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितना रहेगा, हाफ टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ओके तो बस ये यहां से ये वाली वैल्यू कंसंट्रेशन के लिए एट द टाइम टी के लिए क्या हो जाएगा हाफ, और टाइम के लिए हाफ टाइम, अगर ये यहां से हम डॉक्टर के यहां रख देते हैं तो अगला इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी, k is equal to 2.303 अपॉन t की जगह क्या होगा तो t हाफ, तो t 1/2, ओके एंड log टू द बेस 10, यहां देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन था अपॉन कंसंट्रेशन एट द टाइम t, हमने t कितना दिया हाफ, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितना आएगा हमारा हाफ, किसका हाफ, इनिशियल का हाफ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम 0। ओके अगर आप यहां पर गौर से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से 1 अपॉन 1/2, यानी जो चीज कंप्लीट है उसको डिवाइड किया जा रहा है उसी के हाफ से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कहां से कितना आता है 2, ओके ना, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा k is equal to 2.303 अपॉन t हाफ, ओके log टू द बेस 10, कैंसिल होकर क्या आएगा आंसर 2, और log टू द बेस 10 2 की वैल्यू आपको पता है, ओके log टेबल के अंदर भी देख सकते हैं जाएगा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ इनटू इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आता है 0.693, ओके अपॉन t हाफ। और इससे अगर मुझे t हाफ की वैल्यू निकालना है तो t 1/2 इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे और k को इधर शिफ्ट करेंगे, ओके तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन k, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर k हाफ लिखा हुआ है तो बाय मिस्टेक हुआ है, चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तो करेक्शन कर लीजिए। ओके तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, उसके लिए हमने इक्वेशन ड्रॉ किए, डिफरेंट फॉर्म में देखे उसको, ओके और उसी के लिए हाफ लाइफ पीरियड देखे, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पहले हाफ लाइफ पीरियड के लिए। ओके अब इस इक्वेशन को देखिए कि इक्वेशन से क्या इंडिकेट हो रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, है कि किसी कॉन्सेप्ट यहां पर कंसंट्रेशन वाली टर्म्स ही नहीं है, इसका मतलब क्या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब उसी को हम ग्राफिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को इस तरीके से, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके तो चलिए देखिए किस तरीके से ग्राफ मिलेगा। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करे थे तो उस टाइम में कंसंट्रेशन होगा, ओके ना, तो उस टाइम में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, और जैसे जैसे टाइम फिनिश हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट होते जा रही है।
तो इस तरीके से कर्व मिलेगा जो इंडिकेट करेगा कि भाई जो रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड है, अगर ये टाइम है, हाफ लाइफ पीरियड है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता। ओके, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ग्राफिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को इस तरीके से कि रेट ऑफ रिएक्शंस वर्सेस कंसंट्रेशन। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन। आपको पता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं कि भाई ऐसे रिएक्शन जिसका जो रेट है वो डिपेंड होता है एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। ओके, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रेट उतना ज्यादा, कंसंट्रेशन जितना कम रेट उतना कम। ओके ना, यानी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसे स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, इससे ये साबित होता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये साबित करता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये तो था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ओके, इसको आप अपने बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर ड्रॉ करना है आपको। ओके, और वीडियो को अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई तो रिवाइज करके देखना है, बार बार रिपीट करना है और कंप्लीट नोट्स तैयार करना है। ठीक है, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंशाल्लाह।